देखो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग और कराधान। पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ लो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, कहाँ से आएगा और कितने नंबर का आता है, पूरा आज क्लियर करना है ना। उसके बाद कल से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। पहले पूरा बेसिक खत्म करोगे, ऑप्शनल क्वेश्चन एक एक नंबर वाला, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पर आएंगे। देखो जो चैप्टर नंबर 8 है बैंकिंग और कराधान, यहाँ पर अपने को सिर्फ 2 ही प्रश्नावली पढ़ना है, यानी कि 2 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2। देखो ध्यान से, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 ही प्रश्नावली है और इन्हीं दोनों में से अपने को ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिलेगा। इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट के हिसाब से ना अपने को 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शनल क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, सही विकल्प में, खाली स्थान में या सही जोड़ी में 1 या 2, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन आता है। अब दूसरा रहेगा में 5 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का? 5। और वो क्वेश्चन प्रश्नावली 1 से 1 क्वेश्चन आएगा और प्रश्नावली 2 से 1 क्वेश्चन रहेगा, दोनों अथवा में रहेगा। या तो अपने को प्रश्नावली 1 बनाना है या तो प्रश्नावली 2 बनाना है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाना है। अब अगर एकदम ज़्यादा दिक्कत होगा, प्रश्नावली 2 पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, क्योंकि प्रश्नावली 2 एकदम ज़्यादा थ्योरेटिकल है, वहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार इसको छोड़ने के लिए बोलता हूँ, इसी को प्रीफर करता हूँ कि प्रश्नावली 1 पहले बनाओ। ठीक, अगर नहीं बन रहा है वैसी स्थिति में प्रश्नावली 2 पर आना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बन रहा है तो इसको पहले बनाओ, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन नहीं देगा, आसान आसान आएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन आसान रहेगा, लेकिन पूरा जितना भी उसका दिया रहेगा ना थ्योरी, टाइम लगेगा। और क्वेश्चन भी एक ही है, एक अपने का प्रश्नावली 1 है और प्रश्नावली 2 है, दोनों में से एक ही तो बनाना है, 5 नंबर वहीं से मिल जाएगा। 1 नंबर का तो ऑप्शनल क्वेश्चन है। समझ में आया? अब देखो प्रश्नावली 1, इसमें अपने को सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है, एक सावधि जमा खाता है और एक आवर्ती जमा खाता है। सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। अभी जितना देखो जो बुक में क्वेश्चंस दिया है, तो बुक का क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे, वहाँ पर कैलकुलेशन एकदम ज़्यादा लेंदी होगा, बहुत कठिन वाला, कि कहीं पर 275 से भाग करना है, 4890 आ गया, कुछ भी आ जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में कैलकुलेशन एकदम इजी आएगा, जो हमसे 2-3 मिनट में ही बन जाए, एकदम हार्ड कैलकुलेशन नहीं रहेगा। जैसे पॉइंट में भी आता है काटने के लिए, पॉइंट आएगा तो एकदम सिंपल आएगा 5 से भाग करने का। ठीक, कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसी को करो प्रश्नावली 1 को। 2 टॉपिक बस तैयार करना है, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, कर लोगे? ठीक, अब ये तो हुआ हमारा खैर 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन, ये धारणा बनाकर मत चलना कि पेपर में हमें कोई बता देंगे, पढ़ना पहले से है। ठीक, तो आज मैं ऑप्शनल क्वेश्चन 1 नंबर वाला पूरा का पूरा खत्म कर रहा हूँ, कल हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक, चलो देखो अभी बताया ना, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा बुक के क्वेश्चन में, तो इसलिए अपन बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, PYQs लगाएंगे डायरेक्ट, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों के हल। देखो वैसे भी मैं जो PDF शेयर किया हूँ टेलीग्राम में और ऑफलाइन में जो बुक दिया हूँ, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है 2018 से लेकर पूरा 2024 तक जितना भी क्वेश्चन आया है पूरे का पूरा उसमें मिल जाएगा। तो वही क्वेश्चंस बस को सॉल्व करोगे, अदर क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि बुक का क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन एकदम ज़्यादा दिक्कत करने वाला मिलेगा। और जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है देख लेना, एकदम सरल है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मतलब साफ है बोर्ड एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। समझ में आया? तो उसमें का जो मिक्स प्रश्नावली है ना, सरल सरल क्वेश्चंस को करना, और हार्ड के लिए कैलकुलेशन के लिए अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, इसके लिए उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसको पहले करना। ठीक, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से होगा तो 10-12 क्वेश्चन ही होगा, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट ही होगा, इस साल भी होगा। समझ आया? चलो अब इसका बेसिक 1 नंबर वाला मैं बता देता हूँ। देखो इतना तो अपने को पता है, एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना।
एक वर्ष में 12 महीना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक, कितना है टोटल? 12 महीना। जितने लोग नहीं जानते समझ लो कितना है एक वर्ष में 12 महीना। अब देखो आपने को 3 चीज पढ़ना है, चौमाही, तिमाही, छमाही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। देखो ध्यान से समझना, पहले अपन देखते हैं छमाही। छमाही मतलब अर्धवार्षिक, जैसे स्कूल में भी होते हैं ना अर्धवार्षिक पेपर, कितने महीना मिलेंगे? 6 महीना में। तो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना, अर्धवार्षिक 6 महीना या फिर छमाही। छमाही भी बोल सकते हैं और अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं। तो छमाही का मतलब क्या समझ रहे हो? कितने का ग्रुप? 6 का। 1 2 3 4 5 6, यह हमारा एक छमाही। 7 8 9 10 11 और 12। देखो किसी में 5 ये 6 7 6 ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों में प्रॉपर 6 और 6 ही आना चाहिए। तो टोटल एक साल में कितना छमाही? 2 छमाही। समझ में आया? उसके बाद आते हैं चौमाही पर। चौमाही मतलब 4 महीने का ग्रुप। 1 2 3 4, एक चौमाही। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 2 चौमाही। 1 2 3 4, ये 3 चौमाही। मतलब एक साल में कितना छमाही मिला? 2 छमाही। एक वर्ष बराबर कितना छमाही? 2 छमाही। और एक वर्ष में कितना चौमाही? 3 चौमाही। अब तिमाही पर आते हैं, अभी होने वाला है त्रैमासिक का एग्जाम। तो तिमाही, त्रैमासिक मतलब त्रिमाही, 3 महीनों का समूह कितना बनेगा? 1, ये 2 3 और ये 4। कितना आया? 4। तो क्या बना? 4 तिमाही। 4 तिमाही। अब पेपर में आएगा तो हम ऐसे बनाते तो नहीं रहेंगे कि 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे पेपर में बनाते तो नहीं रहोगे ग्रुप, तो इसको करना पड़ेगा अपने को सॉल्व। देखो ध्यान से, इतना पता चल गया, एक वर्ष बराबर 12 महीना होगा। एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। मुझे क्या पता करना है? पहला छमाही। एक वर्ष में क्या पता करना है? छमाही। देखो छमाही मतलब 6 समूह, 6 का समूह बनाना। तो 12/6, 12/6, 6 दूनी 12, कितना निकल गया? 2 छमाही। समझ में आ गया? एक वर्ष में कितना छमाही? 2 छमाही। अब एक वर्ष में अपने को पूछ रहा है तिमाही या चौमाही। चौमाही तो किससे भाग करोगे? 4 से। तो 4 तिया 12, 4 क्या हो 3 क्या होगा मेरा? चौमाही। 3 चौमाही। समझ में? उसके बाद एक वर्ष में तिमाही पूछ रहा, मतलब किससे भाग करोगे? 3 से। 3 चौक 12, 4 तिमाही। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? एक वर्ष में 2 छमाही, एक वर्ष में 3 चौमाही, एक वर्ष में 4 तिमाही। क्लियर हुआ यहां तक? अब क्वेश्चन को घुमा देगा तो जैसे 1.5 वर्ष में कितना तिमाही, 1.5 वर्ष में कितना छमाही, इस तरह से, तब दिक्कत पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा अपना डायरेक्ट या तो एक साल का याद रखो, एक साल में इतना इतना होता है करके उसके साथ गुणा करो, या तो पूरे को महीने में बदल लो उसके बाद गुणा करो। समझा रहा हूं देखो, बदलने के लिए जैसे मुझे ये पूछ रहा है 2 वर्ष में खाली स्थान तिमाही होगा, खाली स्थान तिमाही होगा, बताते हैं। देखो एक वर्ष में कितना तिमाही पूछ रहा है ना। एक वर्ष में कितना तिमाही? 4 तिमाही। तो 2 वर्ष में, एक वर्ष में 4 तिमाही, तो 2 वर्ष में 8 तिमाही। कितना? 8 तिमाही। समझ में आया? अगर ऐसे बना रहे हो, अगर पता है एक वर्ष में कितना तिमाही? 4 तिमाही पता है, एक वर्ष बराबर 4 तिमाही। अरे मैं बराबर को इस तरफ लिख दिया। एक वर्ष में 4 तिमाही पता है तो डायरेक्ट 2 वर्ष का गुणा कर सकते हो। अगर नहीं पता एक वर्ष में, मुझे पता नहीं है एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, याद ही नहीं है, तब की स्थिति में क्या करेंगे? देखो 2 वर्ष बोला है, क्या निकालना है? तिमाही। तो 2 वर्ष में जानते हो टोटल कितना महीना होता है? एक वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में 24 महीना। 2 वर्ष में 24 महीना निकालना क्या है अपने को? तिमाही। किससे भाग करेंगे? 3 8 24। आगे आखिर वहीं चाहे ना। तो सब
इसको भी करने का वही है। अगर अपने को तिमाही पता है कि एक वर्ष में कितना तिमाही है तो डायरेक्ट निकाल लो, और अगर नहीं पता है कि एक वर्ष में कितना तिमाही है तो पूरे को महीने में चेंज करो, उसके बाद निकालो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब इसी को अपन को बोल देगा ये 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना छमाही, खाली स्थान छमाही। अब देखो ये तो पता है एक साल में कितना छमाही, 2 छमाही, तो 3 साल में 6 छमाही। और इस तरह से कर सकते हैं। अगर पता नहीं है एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, तो 3 वर्ष में 36 महीना, 3 वर्ष में 36 महीना। किससे भाग करोगे छमाही के लिए? 6 से। 6 6 36, कितना आ गया? 6। आखिर इसमें भी तो 6 ही आया क्या? समझ में आया? तो जो करना है करो। अगर एक वर्ष बराबर इतना याद है तो भी ठीक, नहीं याद है तो ये लगाओ, वर्ष को डायरेक्ट महीने में चेंज करो और भाग करो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो ध्यान से, दर की बात आती है। किसकी? दर। दर बचा, जैसे मुझे दिया है 10% दर है, इतना ज़्यादा तो कोई लगाएंगे नहीं, लेकिन 10% समझो, समझने के लिए 10% मेरे पास क्या है? दर। छमाही संयोजित कर रहे हैं, कैसे? छमाही। तो 10% को मुझे 6 महीने में देना पड़ेगा, तो इसको कितना मिलेगा? 5%। इसको कितना मिलेगा? 5%। तभी तो 10% होगा क्या? समझ में आया? खैर इसको मैं सवाल कराते कराते पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, फिलहाल अभी इतना ही समझ कर रखो। अगर दर बोला है, क्या चीज? दर, तो जितना हमारा आंसर आएगा ना उससे दर को भाग करना है। जैसे देखो 12% मेरे पास क्या है? दर है। कितना परसेंट? 12% दर है। इसको बोला है तिमाही संयोजित कर रहे हैं। कैसे संयोजित कर रहे हैं? तिमाही संयोजित कर रहे हैं। ठीक, तो 3 चौक 12 यानी कि 4%। ठीक, फिलहाल उसको मैं जब सवाल पढ़ेंगे ना उस टाइम क्लियर कराऊंगा, अभी इतना नोट कर लिए रहो, इसके बाद पूरा फॉर्मूला बताता हूँ, नोट करो। देखो अब मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, इन सब के बारे में समझते हैं। मूलधन रहेगा, मिश्रधन रहेगा, दर रहेगा, समय रहेगा, ब्याज रहेगा। देखो अपन जैसे एक सरल से एग्जांपल में समझना, मैं 100 रुपये उधार लिया किसी से। कितना रुपए उधार लिया? 100 रुपये। और 1 साल बाद, कितना साल बाद? 1 साल बाद कितना रुपए दिया उसको? 300 रुपये। कितना रुपए दिया? 300 रुपये। ठीक, 100 रुपये क्या लिया? उधार लिया। 1 साल बाद उसको चुकाया, कितना रुपए दिया उसको? 300 रुपये दिया। तो मुझे कितना रुपए ज़्यादा देना पड़ गया? 200 रुपये। 200 रुपये क्या पड़ा? ज़्यादा देना पड़ा, लगा ना? तो चलो कितना रुपया ज़्यादा देना पड़ा? 200। तो ये क्या चीज़ है? हमारा ब्याज। ये क्या है? ब्याज। जो धन उधार लिए जिस पर ब्याज की गणना हुआ है, ये क्या है? मूलधन। ब्याज ब्याज कर रही हैं, मूलधन। अब मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर एक साथ दिए, वो क्या चीज है? मिश्रधन। क्या है? मिश्रधन। समझ में आया? क्या चीज है? मिश्रधन। अब इसी से अपन पूरा फॉर्मूला निकालेंगे। देखो 100 रुपये हमने क्या लिया? उधार लिया। 200 रुपये ब्याज के साथ 300 रुपये दिया। ठीक, तो ये हमारा मिश्रधन, ये मूलधन, और जो समय लगा वो समय तो पहचान में आ रहा है, कितना समय लगा है। बीच में जो लगा वो क्या है? ब्याज। अब सबका क्या निकालना पड़ेगा? सूत्र। देखो क्वेश्चन एक आया हुआ है, जो धन हम उधार लेते हैं जिस पर ब्याज की गणना करते हैं वो कौन सा धन है? बताओ। मूलधन। मिश्रधन में ब्याज की गणना करोगे? जो धन हम उधार लेंगे, 100 रुपये उधार लिया, इसी पर तो ब्याज लगा है क्या? किस पर लगा ब्याज? जो धन उधार लिए हैं, तो उधार लेते हो उसको क्या बोलते हो? मूलधन। समझ में आया? तो जो धन हम उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। और जिस पर ब्याज की गणना होती है वो भी मूलधन। समझ में आया? अब मूलधन के साथ ब्याज को मिलाकर जो देते हैं वो मिश्रधन। ठीक, और मूलधन जितना है, जितना रुपए ज्यादा देना पड़ा है वो क्या है? हमारा ब्याज। समझ में आया? सबका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। पहला मूलधन। मूलधन देखो मूलधन कैसे निकलेगा?
पहले मूलधन को मत निकालो, मिश्र धन पहले बताता हूँ तब समझ में आएगा। मिश्र धन देखना ना ध्यान से, ये मेरा मिश्र धन है 300 रुपए है, 100 रुपए क्या है मूलधन और 200 रुपए ब्याज, तो टोटल कितना रुपए दिए 300, मतलब 100 प्लस 200 किए हो, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्र धन का फॉर्मूला मिल गया मूलधन प्लस ब्याज। समझ में आ गया पहला। दूसरा मिश्र धन मिल गया, अब इसी से अपन क्या निकालेंगे, ब्याज निकाल लेते हैं। क्या चीज, ब्याज। देखो यहीं से निकाल सकते हो, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या हो जाएगा ब्याज। अगर वहां से पता नहीं कर पा रहे हो इस जगह देखते हैं। देखो मुझे ब्याज कितना रुपए लगा है 200, कैसे पता चला, 100 रुपए में उधार लिया था, टोटल दिया कितना रुपए 300 रुपए, 100 रुपए उधार लिए, टोटल कितना रुपए दिए 300 रुपए, कितना रुपए ज्यादा देना पड़ा 200 रुपए, कैसे पता चला 300 माइनस 100, 300 माइनस 100 मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये क्या है हमारा ब्याज। अब तीसरा एक फॉर्मूला और बच रहा है, क्या चीज मूलधन। जब मुझे ब्याज दिया हुआ है, क्या चीज ब्याज, और मिश्र धन भी दिया है, तो मूलधन निकाल सकता हूं। देखो अभी इसको मिटा देता हूं, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं, मुझे ना 200 रुपए ब्याज लगा है, कितना रुपए 200 रुपए, और मैं टोटल दिया हूं 300 रुपए, कितना रुपए ब्याज है 200 रुपए ब्याज, मैं कुल कितना रुपए दिया 300 रुपए, 300 रुपए, तो मैं उधार कितना रुपए लिया था 100 रुपए, समझा, क्योंकि 300 रुपए मैं टोटल दे रहा हूं किसी को, ब्याज कितना रुपए लग चुका है 200 रुपए, मतलब 200 रुपए मेरा एक्चुअल है क्या, नहीं रियल नहीं है, 200 रुपए क्या है मेरा ब्याज का है, तो कितना रुपए बचा मेरे पास 100 रुपए तो बचा, क्योंकि 300 था, 300 में 200 रुपए मेरा क्या चीज है ब्याज है, तो 200 तो ब्याज है, तो मेरे पास कितना रुपए था 100 रुपए, मतलब क्या पता चला मिश्र धन माइनस मूलधन तो निकाल रहे हो, मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस में ब्याज। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, चलो लिखो, इतना तक समझ में आ गया ना। अब ध्यान समझना, इस चैप्टर में बताया ना 2 ही टॉपिक पढ़ना है, पहला आवर्ती जमा खाता और दूसरा सावधि जमा खाता, आवर्ती और सावधि, बड़ी आएगी तो छोटी कहीं रहे। देखो आवर्ती जमा खाता जिसमें हम प्रति महीने क्या करेंगे, प्रति माह पैसे जमा करते हैं, जैसे एक महीने में 100 रुपए करेंगे तो 1 साल में जमा करना पड़ेगा। वैसे सावधि जमा खाता में क्या करते हैं, 1 साल में एक बार करते हैं, या तो 2 साल के लिए कर सकते हो, 3 साल के लिए कर सकते हो। समझ में आया, इसको पहचाने कहिए, प्रति माह जमा करेगा मतलब आवर्ती जमा खाता, और एक ही बार निश्चित किया तो वो क्या होगा सावधि जमा खाता, निश्चित रूप से एक ही बार अमाउंट जमा करेगा चाहे कितने साल के लिए करे, वो क्या है सावधि, और हर एक महीना में कर रहा है चाहे कितना साल करे, वो क्या होगा आवर्ती। समझ में आ गया, आवर्ती और सावधि में क्लियर। अब दोनों का फॉर्मूला लिखा देता हूं, आवर्ती जमा खाता का ब्याज का फॉर्मूला P इंटू आर बटे में 100 इंटू 1/12 n प्लस 1 बटे में 2, n का मतलब यहाँ पर समय है ना, n का मतलब, p का मतलब मूलधन, r का मतलब दर रेट, n का मतलब समय, हो गया। इसका है मिश्र धन निकलेगा इससे डायरेक्ट, क्या चीज मिश्र धन, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 पूरे की पावर n, n का मतलब समय, r का मतलब दर, p का मतलब मूलधन, a का मतलब मिश्र धन। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ये था इस चैप्टर का पूरा बेसिक जितना भी था। अब कल से अपन इससे सवाल कर सकते हैं, समझ में आ गया ना। चलो कल सवाल करना स्टार्ट कर देंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन पूरा खत्म, इसी में से पूछा जाएगा।